नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक नज्म याद आ रही है साहिर लुधियानवी की। इसके एक हिस्से का फिल्म में भी इस्तेमाल हुआ है। धूल का फूल फिल्म 1959 में बनी थी, करीब 70 साल पहले। उसका बहुत मशहूर गीत है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन फिल्म में यह गीत पूरा नहीं है। जो नज्म साहिर लुधियानवी की थी वो कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, इस इल्म का तुझ पे कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू और मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इसके बाद वो फिल्म का हिस्सा है गीत का, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो दोस्तों, साहिर ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था, ऐसा इंसान बनने का जो शायद बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। ऐसे मंदिर मस्जिद का जिनमें मंदिरों में गीता कुरान होगी और मस्जिदों में गीता होगी। लेकिन ये ख्वाब 70 साल बाद आज बिल्कुल हम तोड़ने पे आमादा हैं। इंसान लोग पैदा होते हैं और पैदा होते ही हम उन्हें हिंदू मुसलमान में बदलना शुरू कर दे रहे हैं। जैसे ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि हम हर घटना को बस एक ही चश्मे से देखने के आदी होते जा रहे हैं। सामने वाला कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसकी हरकत क्या है, और उस हरकत को वह अच्छी या बुरी जैसी भी हो, इसी पे तौलते हैं कि उसका मजहब क्या है। ताजा घटना जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उसकी चपेट में एक दो नहीं 163 नाबालिग बच्चे आ गए। ये बच्चे बहुत गरीब घरों के थे, बिहार के अररिया जिले के। वहां से 163 बच्चे मुस्लिम परिवारों के थे। 11 अप्रैल की घटना है। वो पटना पुणे एक्सप्रेस से जा रहे थे। घर वालों के सहमति पत्र थे, उनकी चिट्ठियां थीं, उनके जायज टिकट थे, उनके साथ 8 टीचर थे। इन सबको, जो पहले से वहां होता रहा है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 3 मदरसों में पढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। जाहिर है कि अररिया से बच्चे इतनी दूर क्यों भेजे जा रहे थे? भयानक गरीबी इसकी एक वजह है। और अचानक, थोड़ा विषयांतर लगेगा, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि बिहार भारत के उन राज्यों में है, बल्कि वह राज्य है जहां शर्मनाक ढंग से प्रति व्यक्ति आय सबसे नीचे है। राष्ट्रीय औसत अगर 2400 का है तो वहां 600 के आसपास की प्रति व्यक्ति आय है। ये हालत है बिहार की। आप बंगाल की बात करते हैं, दूसरे राज्यों की बात करते हैं, बिहार के डबल इंजन में आपने प्रति व्यक्ति आय का, जाहिर है कि गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोगों को बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। तो इन गरीब घरों के बच्चे, और इनका एक सामाजिक समीकरण भी आप देख लेंगे, इनकी एक सोशल प्रोफाइलिंग भी आप कर सकते हैं। तो इन गरीब घरों के बच्चों को कर्नाटक और महाराष्ट्र के ऐसे मदरसों में भेजा जाता है जहां उनको बढ़िया से खाना पीना मिल सके और तालीम मिल सके। तो ये बच्चे जा रहे थे। अचानक कटनी में कई लोगों को लगा, अरे इतने सारे बच्चे, वो भी मुसलमान बच्चे, कहां ले जाए जा रहे हैं? उनको लगा कि ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। सबके वास्तविक नाम, पता, फोन नंबर सब कुछ होते हुए उन बच्चों को ट्रेन से उतार लिया गया, उनके शिक्षकों को पकड़ लिया गया।
इन बच्चों को अगले कई दिनों तक कटनी और जबलपुर के बाल सुधार गृहों में रहना पड़ा। अनजान बच्चे जो पढ़ाई के लिए जा रहे थे, उनको आपने ऐसे बाल सुधार गृहों में अचानक ठूंस दिया जो बिल्कुल अपरिचित थे और जिनके माहौल के बारे में भी हम और आप खूब जानते रहे हैं। ये बात, उसके बाद एक एफआईआर भी हो गई। इन घरों तक जब बात पहुंची तो कई माँ बाप जो बड़ी मुश्किल से फिर वहां पहुंचे, वहां उन्होंने सब कुछ समझाने की कोशिश की। वहां भी एक एसआईआर चलाया। ये एसआईआर एक नई चीज है, कम से कम मेरी जानकारी में तो वो सोशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। यानी ये बच्चे कौन हैं, कहां से आए, किन के साथ हैं। तब जाकर शायद सबको लगा कि ना, ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नहीं है। लेकिन 12 दिन लग गए। 25 तारीख को इन बच्चों को इनके घरों में सौंपा गया। लेकिन इससे कई बड़े सवाल पैदा होते हैं। इन बच्चों पे जो आरोप, जो अचानक इनके साथ ले जाने वालों पे जो आरोप लगे, वो किस लिए लगे? क्या इनके पीछे भी कोई क्रिमिनल प्रोफाइलिंग नहीं थी? ये इल्जाम जो है हवा में है और इसको लेकर पूरा मामला मीडिया में तो बड़े अजीब ढंग से पेश किया जा रहा था। मीडिया तो हर जगह देखता है कि अरे कहां हिंदू कहां मुसलमान हो सकता है, वो वहां टूट पड़ता है। तो खबर उसी तरह सनसनीखेज ढंग से बेची गई। लेकिन अररिया के एक संगठन ने, जिसका नाम है जन जागरण शक्ति संगठन, उसने 26 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन घरों के 1 दर्जन से ज्यादा परिवार के माँ बाप थे। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों को वो अपनी गरीबी के चलते बाहर पढ़ाने भेजने को मजबूर होते हैं। अगर सरकार उनके लिए व्यवस्था बिहार में ही कर पाती तो उन्हें अपने नौनिहालों से इतनी दूर नहीं, अलग नहीं होना पड़ता, इतनी कच्ची उम्र में उनको बाहर भेजने की मजबूरी न होती। अब यहां सवाल तो कई हैं। एक सवाल पूछा जा सकता है, भाई मदरसे ही क्यों? क्या मदरसे पिछड़ेपन की निशानी है? दुर्भाग्य से इन दिनों मदरसों को इसी तरह पेश कर दिया गया है, जबकि ये सच है कि 18वीं 19वीं सदियों में जब हिंदुस्तान की तालीम को लेकर बहुत सारी अव्यवस्था थी, तब इन मदरसों ने हिंदुस्तान को बड़ा तरक्की पसंद मिजाज दिया। आप याद कर सकते हैं उस दौर के शायरों को, उस दौर के लेखकों को, जो ऐसे ही मदरसों से निकलते रहे। मदरसों पे तरह तरह के शेर कहे जाते रहे और उनको लेकर कहीं किसी ने जहालत का या कट्टरपंथ के पोषण का आरोप नहीं लगाया। ये सच है कि इन वर्षों में मदरसे लगातार पिछड़ते गए हैं और जो पूरा मुस्लिम समाज है, दुर्भाग्य से वो एक भयानक गरीबी की चपेट में है, अवसरों की कमी की चपेट में है। इन दिनों एक अलग तरह का सौतेलापन भी झेल रहा है। तो इन मदरसों का आधुनिकीकरण करने के कई प्रस्ताव आए, वो ठीक से सिरे नहीं चढ़ सके, क्योंकि मदरसों को लेकर तरह तरह की बातें की जाती रही। हम मानते हैं कि छोड़ दो मदरसों की बात। क्या इस देश के गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोई व्यवस्था आपने की है? कैसे स्कूल क्या आप खोल पाए हैं जहां ये जा सकें, पढ़ सकें? कभी कहते थे कि एक स्कूल खुलेगा तो 100 जेलें बंद होगी, लेकिन अररिया के इन बच्चों के लिए, और ऐसे बच्चे देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं, आप ऐसे स्कूल नहीं खोल पाए। इन बच्चों को हवा मिली ही नहीं जो इनके लिए एक अलग पर्यावरण बनाए। तो आज ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आज ये सारी बात कहने का मकसद सिर्फ इन 163 बच्चों का मामला नहीं है। धीरे धीरे हमारे समाज में बढ़ती उस दरार का भी मामला है जो बड़ी होती जा रही है। मुझे बात करते करते अचानक ओरहान पामुक के उपन्यास स्नो की याद आई। स्नो जो उपन्यास है, वो उसमें एक दृश्य ऐसा है जब एक छात्र अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने पहुंचता है, बड़े अदब से बात करता है, तर्क करने की कोशिश करता है, वो लगातार पराजित होता रहता है, उसकी आवाज ऊंची होती जाती है, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, मैं आपसे तर्क करना चाहता हूं, मैं आपसे डायलॉग करना चाहता हूं, लेकिन अंत में उसको गोली मार के निकल जाता है।
ये कट्टरपंथ का एक नया चेहरा है जो दुर्भाग्य से इन दिनों हम हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं। आखिर कटनी में वो कौन लोग थे जिन्होंने अचानक इन 163 बच्चों को पकड़ लिया? मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हमारे समाज में एक ऐसा मिलिशिया, हिंदू मिलिशिया आप उसको कह सकते हैं, तैयार हो रहा है तरह तरह के संगठनों के नाम से, जो इस बात पे नजर रखता है कि कौन क्या खा रहा है, कहां जा रहा है, कैसे रोजा तोड़ रहा है, कैसे जीवन जी रहा है और कहां उसमें इतराज कर सकने की गुंजाइश है। मुझे ऐसे कई मामले याद आ रहे हैं। बनारस में पिछले दिनों जो रोजा तोड़ने का वाकया हुआ था, गंगा में बिरयानी खाने का, और उस पे आरोप यह आया कि इन्होंने बिरयानी खा के हड्डियां गंगा में फेंक दी। अचानक बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो उठी। 14 लोगों का क्या हुआ जो गिरफ्तार किए गए थे, अभी उसकी थाह मैं भी नहीं ले पाया हूं। लेकिन यह मामला है कि आस्था आपकी गंगा को लेकर है कहां? गंगा ऐसी प्रदूषित होती अगर आपकी आस्था होती, और गंगा में नौकाओं में विहार करने का, राजाओं के वहां दावत करने का क्या सिलसिला कोई नया है? क्या लोग गंगा के की नाव में तैरते हुए खाना नहीं खाते रहे हैं? क्या वो अपनी जूठन नदी में फेंकते नहीं रहे हैं? इन सवालों पे विचार नहीं करना है, सीधे सीधे एक तरह का आरोप लगा देना है। अचानक आप कहीं भी देखते हैं, चाहे कटनी के बच्चे हों, चाहे टीसीएस जैसा संस्थान हो, जहां आप ठीक से देखें तो एक बेईमानी भरा लव अफेयर कह सकते हैं उसको, जो अचानक एक कॉरपोरेट जिहाद में जिसको बदलने की कोशिश हुई, ये आरोप लगा। और जो लेंस कार्ट में ड्रेस कोड के नाम पे जो बवाल हुआ, तो ये जो कट्टरता है, ये जो मिलिशिया वाला अंदाज है, ये आपके सामाजिक हितों को ही नहीं, आर्थिक हितों को भी प्रभावित करने वाला है। इस पे आपका ध्यान नहीं है। आप धीरे धीरे, हम देश की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गुमान भर रहे थे। किसी को पता नहीं है, किसी को खबर नहीं है कि हम 6ठे नंबर पे चले आए हैं। इन वर्षों में हमसे दूसरे 2 देश आगे निकल गए हैं। ब्रिटेन आगे निकल गया है, जापान आगे निकल गया है, क्योंकि हमारी नजर जो है अब ये देखने पे कौन क्या खा रहा है, कहां जा रहा है, वो मदरसों में पढ़ाई तो करने नहीं जा रहा है, वो गंगा में रोजा तोड़ने तो नहीं जा रहा है, क्या कॉरपोरेट ऑफिस में नमाज हो रही है, क्या लेंस कार्ट के दफ्तर में ड्रेस कोड लागू हो रही है। तो ऐसी उथली चीजों के बीच हम रह रहे हैं। हमारी वैज्ञानिक चेतना, हमारी सामाजिक चेतना सब जैसे कुंद हो रही है, और आज इसकी मार इत्तेफाक से ये बच्चे बच गए। इनके पीछे एक संगठन खड़ा हुआ जो इनकी आवाज उठा रहा है। हमारी न्याय व्यवस्था में भी हमारे सारे पूर्वाग्रहों के बावजूद हमारी पुलिस व्यवस्था में भी इतना भर विवेक तो बचा हुआ है कि उसने अपनी तरह का एसआईआर इन दिनों एक बदनाम शब्द है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कर इनको छोड़ दिया। नहीं तो क्या पता ये सब आज भी कहीं किसी सुधार गृह में और इनके शिक्षक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में जेलों में सड़ रहे होते। ऐसा हिंदुस्तान हमने बनाए, ऐसा हिंदू मुसलमान हमने बने, जो साहिर की पंक्ति थी उसको याद करें। हम एक बदलते हुए वक्त की पहचान बनने की कोशिश करें, बस इतनी इल्तिजा है। शुक्रिया।